Hello dear student, this is the next video for chapter history, the Mughal Empire. In last video we discussed about the Mughal traditions of succession in which they followed the system of Kapasandri in which the heritage was divided amongst all the sons after the death of Mughal Empire. And also discussed about the Mansabdari system in which an official appointed by the Mughal emperor and got a rank which described his salary and responsibility. In this video, we will discuss about the revenue system of Mughal Empire. Zabt and Zamindar. The main source of income available to Mughal rulers was taxed on the produce of the peasantry. मुग़ल रूलर्स का जो मेन सोर्स था जिसके थ्रू वो अपनी इनकम को लेते थे वो था टैक्स, और जो लिया जाता था थ्रू द पीसेंट्री. पीसेंट्री मतलब किसान. इन मोस्ट प्लेसेस पीसेंट्स पेड टैक्सेस थ्रू द रूलर इलाइट्स. अधिकतर एरिया में टैक्स को कलेक्ट किया जाता था जो अमीर लोग होते थे राजा के, उनके थ्रू. और ये अमीर लोग होते थे दैट इज़ द हेडमैन और द लोकल चीफ्टेंस. ये अमीर लोग हेडमैन या फिर लोकल चीफ्टेंस होते थे, मतलब गांव के मुखिया होते थे. द मुगल्स used one term zamindars to describe all the intermediaries, whether they were local headmen of village or the powerful chieftains. और जो मुगल्स होते थे वो इन हेडमैन्स और लोकल चीफ्टेंस को ज़मींदार कहते थे. अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यार्ड्स, प्राइस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10 years पीरियड 1570 to 1580. अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने 1570 से 1580 जो 10 years का टाइम था, इस टाइम में जो प्रोड्यूस हुआ था क्रॉप उसका और उसमें लगने वाला जो प्राइस था, जो भी रिसोर्सेज थे और जो एरिया था उसका बहुत केयरफुली स्टडी करी. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. और इसी कलेक्टेड डाटा के बेस पर, इसी स्टडी के बेस पर रेवेन्यू को फिक्स किया गया जो कि कैश के रूप में दिया जाता था. ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल्स विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. हर एक प्रोविंस में, हर एक एरिया में वॉज डिवाइडेड इंटू रेवेन्यू सर्कल. हर एक एरिया को डिवाइड किया गया रेवेन्यू के बेसिस पर विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप्स. और हर एक रेवेन्यू का शेड्यूल बनाया गया और ये जो रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था वो हर एक क्रॉप में सेम नहीं होता था, बल्कि जो इंडिविजुअल क्रॉप्स होती थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होती थी, उसके बेसिस पर रेवेन्यू को फिक्स किया गया. दिस रेवेन्यू सिस्टम वाज नोन एज जब्त, और इसी रेवेन्यू सिस्टम को जब्त कहा गया. ऐसा रेवेन्यू सिस्टम जो टोडरमल ने बनाया था और ये बेस्ड था 10 साल का जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का, उसके प्राइजेस का, और जो कल्टिवेटेड एरिया था उस बेसिस पर रेवेन्यू को फिक्स किया गया था. इट वॉज प्रिविलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कुड सर्वे द लैंड. ये उन एरिया में ही लागू किया गया जहाँ पर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ने सर्वे किया था. And keep very careful account. This was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal. In some areas, the zamindars exercised a great deal of power. कुछ एरियाज़ में जो जमींदार होते थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पावर इकट्ठी कर ली थी. The exploitation by Mughal administrators could drive them to rebellion. और जब कभी भी मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटर एक्सप्लॉइट करते थे, परेशान करते थे इन ज़मींदार को या किसानों को, तो उसका रिज़ल्ट ये निकलता था कि ये ज़मींदार किसान विद्रोह शुरू कर देते थे. समटाइम्स ज़मींदार्स एंड पीसेंट्स ऑफ द सेम कास्ट अलाइड इन रिबलिंग अगेंस्ट मुग़ल अथॉरिटी. और कभी कभी ज़मींदार और किसान दोनों मिलकर मुग़ल अथॉरिटी के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया करते थे. दिस पीसेंट्स रिवॉल्ट्स चैलेंज्ड द स्टेबिलिटी ऑफ मुग़ल एम्पायर फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th century. और ये जो पीसेंट रिवॉल्ट थे ये मुग़ल एम्पायर के लिए चैलेंज बन गए 17th century में. हमने बात कर ली रेवेन्यू सिस्टम की मुग़ल एम्पायर के.
अब हम बात करेंगे अकबरनामा एंड आईने अकबरी। अकबरनामा was a biography of Akbar written by अबुल फजल। अकबरनामा अकबर के बारे में लिखी गई एक किताब है जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल वॉज अ क्लोज फ्रेंड एंड अ कोर्ट ऑफिसर ऑफ अकबर। अबुल फजल अकबर के दरबार में एक ऑफिसर था और साथ ही साथ उसका एक क्लोज फ्रेंड भी था। टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ हिज रेन, जिसने उसके शासनकाल के बारे में लिखा है। अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन टाइटल्ड अकबरनामा। अबुल फजल ने अकबर के बारे में जो लिखा है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्ड विद अकबर्स एंसेस्टर्स एंड द सेकेंड वॉल्यूम रिकॉर्डेड द इवेंट्स ऑफ अकबर्स रेन। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें अकबर के एंसेस्टर्स मतलब पूर्वजों के बारे में लिखा गया है। सेकंड पार्ट में अकबर्स के टाइम में जो इवेंट्स हुए, घटनाएं हुई, उसके बारे में लिखा गया है। द थर्ड वॉल्यूम इज़ द आईने अकबरी। थर्ड वॉल्यूम को आईने अकबरी कहा जाता है। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, हाउस होल्ड, आर्मी, द रेवेन्यू एंड द जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। आईने अकबरी जो कि थर्ड पार्ट है अब अकबरनामा का, उसमें अकबर की फैमिली, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, आर्मी, रेवेन्यू सिस्टम और उसके एम्पायर, उसका जो किंगडम था, उसकी जियोग्राफी के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। It also provides rich details about the tradition and culture of the people living in India। और साथ ही साथ इंडिया में रहने वाले लोगों के ट्रेडिशन और उनके कल्चर के बारे में भी बताता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स, यील्ड, प्राइजेस, वेजेस एंड रेवेन्यू। आईने अकबरी में क्रॉप्स, यील्ड्स, प्राइजेस, वेजेस और रेवेन्यू के बारे में अलग अलग तरीके से बताया गया है। A closer look Akbar's policy। The broad feature of administration was laid down by Akbar। एडमिनिस्ट्रेशन जो एक बहुत सही तरीके से जो इस्टेब्लिश किया गया था वो मुग़ल एम्परर्स में अकबर जो था उसने बहुत अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिश किया था एंड वर इलेबोरेटली डिस्कस बाय अबुल फजल इन हिज बुक। और इसके बारे में बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया गया है अबुल फजल की बुक अकबरनामा में। इन पर्टिकुलर इन इट्स लास्ट वॉल्यूम द आईने अकबरी, और स्पेशली उसका जो लास्ट पार्ट था अकबरनामा का आईने अकबरी में। अबुल फजल एक्सप्लेन दैट द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस कॉल्ड सूबास। अकबर ने जो मुग़ल एम्पायर था उसके बारे में बोला है कि ये स्मॉल टेरिटरीज़ में डिवाइडेड था जिसे सूबास कहा जाता था। और हर एक सूबा में जो ऑफिसर होता था जो उस एरिया को लुक आफ्टर करता था, गवर्न करता था, राज करता था, उसे सूबादार कहा जाता था। हु कैरिड आउट बोथ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शन। सूबादार का काम होता था कि अपने एरिया में पॉलिटिकल और मिलिट्री फंक्शन को कैरी आउट करना। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान, और हर एक प्रोविंसेस में मतलब हर एक सूबा में एक फाइनेंशियल ऑफिसर होता था जिसे दीवान कहा जाता था, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रखता था। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ऑर्डर इन हिज प्रोविंस द सूबादार वॉज सपोर्टेड बाय अदर ऑफिसर्स। अपने एरिया में शांति और कानून को बनाए रखने के लिए सूबादार के पास उसे हेल्प करने के लिए कुछ ऑफिसर्स होते थे, जैसे कि सच एज द मिलिट्री पे मास्टर बख्शी, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजन, जो उस जगह के रिलीजन को देखता था उसे सदर कहा जाता था, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। अकबर के जो नोबल होते थे, जो अकबर के जो दरबारी होते थे, जो ऑफिसर्स होते थे उनके पास बहुत बड़ी आर्मी होती थी और इसीलिए बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत भी होती थी। While they were loyal, the empire functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own। ये जो कमांडर्स होते थे, ये जो नोबल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, ये एम्पायर के लिए बहुत लॉयल होते थे, लेकिन
एंड ऑफ द 17th सेंचुरी में बहुत से जो नोबल्स थे हैड बिल्ड इंडिपेंडेंट नेटवर्क्स ऑफ देयर ओन, उन्होंने वो इंडिपेंडेंट हो गए मुग़ल राजाओं से। देयर लॉयल्टीज़ टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे के लिए उनकी जो लॉयल्टी थी, उनकी जो ईमानदारी थी अपने एम्परर राजाओं के प्रति, वो कमज़ोर हो गई। वाइल अकबर वॉज at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulema, brahmanas, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, फतेहपुर सीकरी एक सिटी थी जिसे अकबर ने बनाया था। ड्यूरिंग द 1570s के टाइम पर जब अकबर फतेहपुर सीकरी में था, उसने रिलीजियस टॉपिक पर डिस्कस करना शुरू किया उलेमास के साथ, ब्राह्मणास के साथ, जेसुइट जो कि रोमन कैथोलिक प्रिस्ट होते थे, पुजारी होते थे, रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले, एंड जोरोस्ट्रियंस, इनके साथ रिलीजियस टॉपिक्स पर डिस्कस करना शुरू किया। दिस डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना। इबादत खाने का मतलब है प्रेयर हॉल, जहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये जो डिस्कशन चलता था उस एरिया को इबादत खाना कहा जाता था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम ऑफ डिफरेंट पीपल। उसका डिफरेंट रिलीजन और उससे रिलेटेड जो कस्टम्स थे, लोग थे, उनके बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड था। अकबर्स इंटरेक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ मेड हिम रियलाइज दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज्ड रिचुअल एंड डोगमा वर ऑफन बाय गॉड्स। और उनके डिस्कशन के बाद, उनके साथ डिस्कस करने के बाद अकबर इस रिज़ल्ट पर निकला कि जो लोग डिफरेंट जो रिलीजन होते हैं उन पर विश्वास करते हैं, जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, जो विद्वान होते हैं किसी धर्म के, हु एम्फसाइज रिचुअल डोगमा, जो कि किसी पर्टिकुलर रिचुअल जो उनसे रिलेटेड, उनके धर्म से रिलेटेड होता है, उसके प्रति बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे कि हिंदी में से मतांध, मतलब अपने मत के लिए जो अंधे होते हैं, ब्लाइंडली अपने रिलीजन को फॉलो करते जाते हैं। डोगमा का मतलब यहाँ दे रखा, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव with the expectation that it would be followed without question। कोई भी स्टेटमेंट या फिर इंटरप्रिटेशन जो डिक्लेयर करता है कि उसके प्रति, उसके अधिकार को, और उस पर कोई भी क्वेश्चन ना करे। तो इस तरीके के जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते थे, जो अपने रिचुअल को ब्लाइंडली फॉलो करते थे, वर ऑफन बाय गॉड्स। वो क्या होते थे? बाय गॉड्स होते थे, मतलब कट्टर होते थे। अपने रिलीजन में जो इंटॉलरेंस होते हैं अपने रिलीजन के प्रति, और दूसरे के रिलीजन या दूसरे के विश्वास जो होते हैं, बिलीफ्स जो होते हैं, उन्हें नहीं मानते हैं, उन्हें बाय गॉड्स कहा जाता है, मतलब कट्टर। तो इस तरीके से जब डिस्कशन हुआ उसके डिफरेंट रिलीजन के लोगों के साथ, तो वो इस रिज़ल्ट पर निकला कि जो रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं वो अपने ही धर्म के प्रति बहुत कट्टर होते हैं, वो इंटॉलरेंट होते हैं, दूसरे के धर्म को इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिविजन्स एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट हिज सब्जेक्ट्स। इनकी जो टीचिंग्स होती है, जो डिफरेंट रिलीजन्स के स्कॉलर्स होते हैं, विद्वान होते हैं, इनकी जो शिक्षा होती है वो उनके सब्जेक्ट्स, मतलब उनके लोगों को, उनके एरिया के लोगों को डिवाइड करते हैं, उनमें डिसयूनिटी को क्रिएट करते हैं। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। और इसी सब का जब कंक्लूजन निकाला अकबर ने, तो उसने ये निकाला कि उसने एक नया धर्म स्टार्ट किया जिसे उसने सुलह कुल कहा, या फिर जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल पीस। इसके अकॉर्डिंग द आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स इन हिज रियल। इसके अकॉर्डिंग उसके एरिया में, रियल का मतलब होता है उसके एरिया में लोगों के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा,
उनके रिलीजन को लेकर। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन अ सिस्टम ऑफ एथिक्स, ऑनेस्टी, जस्टिस, पीस। और इसके बजाय उनको रिलीजियसली डिवाइड करने के बजाय, उनमें भेदभाव करने के बजाय ऑनेस्टी, ईमानदारी, जस्टिस, न्याय, पीस, शांति पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। दैट वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। और इसी चीज़ में अकबर की हेल्प करी अबुल फजल ने। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वॉज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इस तरीके का जो गवर्न करने के जो नियम बनाए गए सुलह कुल के अकॉर्डिंग, उसे जहांगीर और शाहजहां ने भी फॉलो किया। अब हम डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर, जो कि 17th सेंचुरी में या उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। 17th सेंचुरी जब औरंगजेब राजा बना, उसके टाइम पर उसके बाद के जितने भी राजा हुए वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, वो इतने एलिजिबल नहीं थे कि इस बड़े एम्पायर को गवर्न कर सके। और किस तरीके से डिक्लाइन की तरफ बढ़ा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी ऑफ द मुगल एम्पायर लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल प्रोस्पेरिटी। जिस तरीके से मुगल एम्पायर ने मुगल शासकों के टाइम पर जो एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और इसी वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुई, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रोसेस हुई। इंटरनेशनल ट्रैवल डिस्क्राइब्ड इट एज द फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ। और इंटरनेशनल जो ट्रैवलर्स थे, जो बाहर के जो यात्री थे, उन्होंने इंडिया को ऐसा बताया कि यहाँ पर कहानियों में जिस तरीके से किसी जगह के प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताया जाता है, उस तरीके से डिस्क्राइब किया। बट दीज सेम विजिटर्स वर ऑल्सो appalled at the state of poverty that existed side by side with the greatest opulence। लेकिन जो यही विजिटर्स थे, यही जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने वो बहुत चकित हुए। अपॉल्ड मतलब होता है चकित होना। जब वो यहाँ पर आए एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यहाँ की पॉवर्टी को देखकर, दैट एग्जिस्टेड साइड बाय साइड विद द ग्रेटेस्ट ऑपुलेंस। ऑपुलेंस का मतलब होता है सुपर अबेंडेंस, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गरीबी चल रही थी, उसको देखकर बहुत ज़्यादा चकित हुए। द इनइक्वालिटीज़ वर ग्लेरिंग। यहाँ पर जो इनइक्वालिटीज़ थी लोगों के बीच में, इकोनॉमिकली हो या रिलीजियसली, वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी। डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th year of Shahjahan's reign inform us that the highest ranking mansabdar were only 445 in number out of a total of 8,000। जो शाहजहाँ के टाइम के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये बताते हैं कि 8,000 जो मनसबदार थे, उनमें से सिर्फ 445 मनसबदार ही अपॉइंटेड थे। दिस स्मॉल नंबर, अ मेयर 5.6% of the total number of mansabdar, received 61.5% of the total estimate revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers। जिसमें से 5.6% जो मनसबदार थे वो 61.5% जो रेवेन्यू था वो कलेक्ट करते थे, और जिसे वो यूज़ करते थे अपने आप में और अपनी जो ट्रूपर्स थे, जो सैनिक उन्होंने रखे हुए थे, उनके ऊपर। द मुगल एम्परर्स एंड देयर मनसबदार स्पेंड अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज एंड गुड्स। जो मुगल एम्परर्स थे, मुगल राजा थे, और जो उनके मनसबदार थे, वो अपनी इनकम को या सैलरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। This expenditure benefited the artisans and peasantry who supplied them with goods and produce। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो पैसा खर्च करते थे ये गुड्स में, प्रोडक्ट को ख़रीदने में, इस वजह से जो आर्टिसंस होते थे और जो पीसेंट्री होते थे, आर्टिसंस जो हाथों से काम करते हैं, जैसे कि मूर्ति बनाना या कोई भी हैंडीक्राफ्ट बनाना, और पीसेंट्री मतलब किसान, इन लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। हु सप्लाइड देम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस, जो उनको प्रोड्यूस
और गुड्स सप्लाई करते थे, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटिल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते थे, ये इनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि उनको एक लार्ज अमाउंट रेवेन्यू के रूप में देना पड़ता था। द पीसेंट एंड द आर्टिसंस, द पुअरेस्ट अमंग दैम lived from hand to mouth and they could hardly consider investing in additional resources। और इनमें से जो बहुत पुअर थे वो अपना पेट भी नहीं भर पाते थे। हैंड टू माउथ का मतलब होता है अपना पेट भी ना भर पाना। और ऐसी कंडीशन में वो किस तरीके से अपने इनकम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर सकते थे, जैसे कि टूल्स में, सप्लाइज में इन्वेस्ट करना, जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करे। द वेल्दियर पीसेंट्री एंड आर्टिसनल ग्रुप, द मर्चेंट्स एंड बैंकर्स प्रॉफिटेड इन दिस इकोनॉमिक वर्ल्ड। और इसी तरीके से एक ऐसा ग्रुप बन गया जो ज़्यादा वेल्दियर था, वो ज़्यादा प्रोस्पेरिट था। उनमें जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, वो इस तरीके के माहौल में, इस तरीके के एनवायरनमेंट में ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल चल रहे थे, इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। The enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of the people in the late 17th century। और इस तरीके से धीरे धीरे जो मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, हेडमैन थे, धीरे धीरे इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट हो गया, जिसने इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया। और 17th सेंचुरी में एक नया ग्रुप बना जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वेल्दी था। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्पर स्लोली डिक्लाइन, क्योंकि 17th सेंचुरी उसके बाद का जो टाइम था, मुगल एम्पर का जो अथॉरिटी थी अपने एरिया में, अपने एम्पायर में, धीरे धीरे डिक्लाइन ख़त्म होती जा रही थी। हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर्स ऑफ पावर इन द रीजन। और जो इसके सर्वेंट्स थे, ज़मींदार थे, मनसबदार थे, वो अपने एरिया में पावरफुल होते जा रहे थे। दे कॉन्स्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़ एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और इस तरीके से ये एक नई डायनेस्टीज़ बना रहे थे, जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं हैदराबाद और अवध की, जो 17th सेंचुरी के बाद एक जो मुग़ल एम्पायर में ही आता था, लेकिन उसके बाद एक इंडिपेंडेंट एरिया बन गया। ऑल्दो दे कॉन्टिन्यू टू रिकग्नाइज द मुग़ल एम्पर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बावजूद वो मुग़ल एम्पर जो थे दिल्ली के, उनको अपना मास्टर ही समझते थे। बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स आइडेंटिटीज़। और 18th सेंचुरी में द प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स आइडेंटिटी। और उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट कर लिया। और इसके बारे में हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। तो इस तरीके से हमने मुग़ल एम्परर, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, डिफरेंट मुग़ल एम्परर्स और उनकी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा इस चैप्टर में। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड द बुक after watching this video।